जब रात का पर्दा गिरता है तो एक गहन शांति आत्मा को घेर लेती है, एक ऐसी ठंडक जो हृदय को कंपा देती है। आकाश की ओर नजर उठाने पर चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं जो काले मखमल पर बिखरे हुए हीरों की भांति झिलमिलाते हैं। यह दृश्य आत्मा में शांति की अनुभूति पैदा करता है, लेकिन यह केवल एक मधुर दृष्टिभ्रम है। वास्तव में ब्रह्मांड कभी शांत नहीं होता। यह एक विशाल कब्रिस्तान है जहां प्रकाश के भूत भटकते हैं और हम इस नीले ग्रह पर सूक्ष्म जीव प्रकाश की गति नामक एक अदृश्य कारागार में कैद हैं। हम स्वयं को यह समझाते हैं कि प्रकाश सबसे तेज वस्तु है और वास्तविकता की अंतिम सीमा का प्रतीक है। प्रकाश एक सेकंड में पृथ्वी की 7 और आधा परिक्रमा कर सकता है। यह तथ्य मानव मस्तिष्क में विशालता की एक जबरदस्त अनुभूति भर देता है। हालांकि जब हम पृथ्वी के पतले वातावरण से परे जाते हैं और दूर की ओर देखते हैं तो हम एक क्रूर सत्य का सामना करते हैं कि प्रकाश हताश रूप से धीमा है। यह एक तेज तीर नहीं, बल्कि एक थका हुआ यात्री है जो अंतरिक्ष के अनंत शून्य में भारी कदमों से चलता है, जैसे एक वृद्ध जो श्रमसाध्य प्रयास से आगे बढ़ता है। यदि इस क्षण आप सुबह की गर्म किरणों के नीचे हैं, तो जान लीजिए कि आप अतीत से बात कर रहे हैं। जो गोल और चमकदार सूर्य आप देखते हैं, वह 8 मिनट पहले का है। यदि कोई खगोलीय आपदा सूर्य को विस्फोट या तत्काल गायब कर दे, तो आप उस प्रकाश को देखते रहेंगे और उसकी गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस करेंगे। ये 8 मिनट एक भयावह शांति का अंतराल है, एक ऐसी स्थिति जहां जीवन एक मृत वास्तविकता में जारी रहता है। हम समय के विलंब में जीते हैं, ब्रह्मांड के सच्चे वर्तमान से सदा एक कदम पीछे। यह भय एंड्रोमेडा आकाशगंगा को देखते हुए घातीय रूप से बढ़ जाता है। दूरबीन से दिखने वाली उसकी काल्पनिक सुंदरता 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले की है। जब वह प्रकाश हमारी आंखों की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, तब हमारे पूर्वजों ने कृषि का ज्ञान नहीं प्राप्त किया था और वे आदिम पत्थरों को तराशते थे, बिना कोई सुसंगत भाषा के। 2025 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अवलोकनों के अनुसार, जो एंड्रोमेडा में एक अल्ट्रा कॉम्पैक्ट बौनी आकाशगंगा के भीतर छिपे हुए एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को प्रकट करते हैं, जो आकाशगंगाओं के विलय की कथा को जटिल बनाते हैं, इस पैमाने पर प्रकाश अवलोकन का उपकरण नहीं, बल्कि इतिहास का संग्रहालय है। इन अवलोकनों की हालिया विश्लेषण हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा से पूरक, जो एंड्रोमेडा का सबसे बड़ा फोटोमोजेक संकलित करता है, जिसमें 2 अरब 50 करोड़ पिक्सेल हैं, तारकीय जनसंख्या के जटिल विवरण और विलय इतिहास प्रकट करते हैं, जो सुझाते हैं कि एंड्रोमेडा का निर्माण अरबों वर्षों में कई उपग्रह आकाशगंगाओं के साथ बहुविध अंतरक्रियाओं से हुआ। यदि मानवता कल अचानक गायब हो जाए, तो ब्रह्मांड के 99% भाग के लिए हम कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। पृथ्वी के विनाश की खबर अंतरिक्ष के दूरस्थ कोनों तक पहुंचने में अरबों वर्ष लगेंगे। प्रकाश की धीमी गति प्रत्येक सभ्यता को एकाकी द्वीप में बदल देती है, जो शून्य के अपार समुद्र से अलग है। मानवता द्वारा अंधेरे में साथियों की तलाश में भेजे गए पहले रेडियो सिग्नल्स पर विचार कीजिए। 1 शताब्दी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन वे हमारी आकाशगंगा के व्यास के 1000वें भाग से भी आगे नहीं बढ़े। 2025 तक ये सिग्नल लगभग 238 प्रकाश वर्ष की दूरी तक फैल चुके हैं, जो हमारी आकाशगंगा की विस्तार की एक नगण्य भाग है। समकालीन अनुमान पुष्टि करते हैं कि सबसे दूर तक पहुंचने वाले सिग्नल विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक विस्तारित बुलबुले का निर्माण करते हैं, जो संभावित रूप से निकटवर्ती तारों को कवर करते हैं, लेकिन गैलेक्टिक विस्तार की एक महत्वहीन भाग में सीमित रहते हैं। हम एक बच्चे की तरह हैं जो विशाल महासागर के बीच में एक कमजोर चीख निकालता है और तरंगे उसकी आवाज को निगल जाती हैं। यदि 1 करोड़ प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी की कोई बाहरी सभ्यता हमें देखे, तो वे चमकती शहरों को नहीं देखेंगे, बल्कि मेसोजोइक युग की घास के मैदानों में डायनासोरों की दहाड़ सुनेंगे। उनके लिए पृथ्वी अभी भी एक नीला भ्रूण है, जिसमें बुद्धिमत्ता के कोई निशान नहीं है। प्रकाश की गति की क्रूरता स्थिति की जाल में भी छिपी है। यदि कोई सभ्यता हमारी निर्देशांक खोज ले और हमें आने की इच्छा रखे, तो वे एक असुलझी पहेली का सामना करेंगे। जो प्रकाश वे देखते हैं,
वह दसियों हजार वर्ष पहले की पृथ्वी की छवि है, लेकिन उस प्रकाश की यात्रा के दौरान सौरमंडल रुकता नहीं। सौरमंडल सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। 2025 की जांचों के अनुसार सौरमंडल की गति पूर्व मॉडलों से 3 गुना अधिक है, जो मानक ब्रह्मांडीय मॉडल को महत्वपूर्ण चुनौती देती है, जैसा कि रेडियो गैलेक्सी विश्लेषणों से पता चलता है, जो एक अप्रत्याशित डाइपोल सिग्नल प्रकट करते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा एक विशाल आकर्षण बिंदु की ओर और भी भयावह गति से दौड़ रही है। जब बाहरी आगंतुक पहुंचेंगे तो पृथ्वी उन निर्देशांकों को छोड़ चुकी होगी, पीछे केवल शून्य स्थान और एक ठंडा खाई छोड़कर। प्रकाश एक पुल नहीं, बल्कि एक मोटी दीवार है जो सभ्यताओं के बीच संवाद को अवरुद्ध करती है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी सापेक्षता सिद्धांत से अंतरआकाशगंगीय यात्राओं की आशा के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। उन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे द्रव्यमान वाले वस्तुओं प्रकाश की गति के निकट पहुंचते हैं, आवश्यक ऊर्जा अनंत की ओर जाती है। यह एक निर्विवाद भौतिक नियम है। 2025 में प्रकाश की गति की अपरिवर्तनीयता को अभूतपूर्व सटीकता से पुष्टि की गई, यहां तक कि अत्यधिक ऊर्जाओं या विभिन्न रंगों में गामा किरण अध्ययनों से जो लॉरेंस अपरिवर्तनीयता सिद्ध करते हैं, बिना कोई विचलन प्रकट किए। ब्रह्मांड हमें प्रत्येक को अपनी कक्ष में कैद करता है और कुंजी को ब्लैक होल में फेंक देता है, मौन थोपते हुए। फर्मी विरोधाभास अर्थात ब्रह्मांड का मौन एलियंस की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि इन क्रूर भौतिक सीमाओं में उनके कैद से उत्पन्न हो सकता है। हालिया सिद्धांत जैसे स्थिरता समाधान सुझाते हैं कि उन्नत सभ्यताएं तकनीकी सिग्नल पैदा नहीं कर सकती, या डार्क फॉरेस्ट सिद्धांत जो पोस्टुलेट करता है कि सभ्यताएं भय से एक दूसरे से छिपती हैं, 2025 में पर्यावरणीय स्थिरता और संभावित सिग्नल डिटेक्शन पर चर्चाओं से नई बारीकियां प्राप्त कर चुकी हैं, जो ब्रह्मांडीय मौन के रहस्य को गहरा बनाती हैं। फिर भी ब्रह्मांड का धोखा दूरस्थ दूरी तक सीमित नहीं है। यहां तक कि हमारे घर सौरमंडल के बारे में बचकाना ज्ञान भ्रमों से भरा है। क्या आपको याद है बचपन में सूर्य को पीला रंगना? यह एक अवचेतन आदत है जो सूर्यास्त की भव्यता से मजबूत होती है। लेकिन पृथ्वी के वातावरण से परे अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य शुद्ध सफेद दिखाई देता है। उसकी रोशनी सभी रंगों की पूर्ण सामंजस्य है, जो एक चमकदार सफेद चमक पैदा करती है। सूर्य की स्पष्ट पीली रंगत वायुमंडलीय पूर्वाग्रह से उत्पन्न होती है। गैसीय अणु छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करते हैं, नीली और बैंगनी रोशनी को आकाश में बिखेरते हैं और लंबी तरंगदैर्घ्य वाली पीली और लाल रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने देते हैं। सांध्यकाल में जब रोशनी मोटे वायुमंडलीय स्तर से गुजरती है, बिखराव अत्यधिक हो जाता है, सूर्य को लाल कोयले में बदल देता है। यह सौंदर्य रोशनी की विकृति से जन्मा है। यहां तक कि इस अग्नि गोले की ऊर्जा स्रोत को अक्सर गलत समझा जाता है। सूर्य लकड़ी की तरह रासायनिक रूप से नहीं जलता। अंतरिक्ष के शून्य में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रासायनिक दहन असंभव है। सूर्य के केंद्र में परमाणु नाभिकों का एक भयावह नृत्य होता है। करोड़ों डिग्री दबाव और तापमान के तहत हाइड्रोजन नाभिक हीलियम में विलीन होते हैं, विशाल ऊर्जा मुक्त करते हैं। हर सेकंड करोड़ों टन पदार्थ शुद्ध ऊर्जा में बदल जाते हैं। एक विचित्र और अंधकारमय तथ्य है कि सूर्य के केंद्र में उत्पादित फोटोन पदार्थ की घनी परतों से सतह तक पहुंचने में दसियों हजार वर्ष लगते हैं। नवीनतम अनुमान 10,000 से 1,70,000 वर्ष का अंतराल इंगित करते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी कंधे पर पड़ने वाली सूर्य की किरण मानवता के उदय से पहले सूर्य की अंधकार में कैद रही हो सकती है। एक बार सतह से निकलने पर हमें पहुंचने में केवल 8 मिनट लगते हैं। एक और मिथक है कि चीन की महान दीवार अंतरिक्ष से दिखाई देती है। यह एक रोमांटिक धारणा है, लेकिन वास्तविकता अधिक ठंडी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से महान दीवार एक विशाल मैदान पर पतले बाल की तरह दिखाई देती है। मानव आंख जटिल भूभाग में उसे अलग करने की तीक्ष्णता से वंचित है। जो भव्य फोटोग्राफ हम देखते हैं, वे असाधारण उच्च रिजोल्यूशन लेंस और डिजिटल फिल्टर्स से निर्मित हैं।
मानवता विश्वास करना चाहती है कि पृथ्वी पर उसके पच्चीन ब्रह्मांड का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त विशाल हैं, लेकिन हम अभी भी अत्यधिक छोटे हैं। यहां तक कि ऋतुओं का परिवर्तन हमारे जीवन को आकार देता है, लेकिन अक्सर भोलेपन से गलत समझा जाता है। कई मानते हैं कि ग्रीष्मकाल गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य के निकट आ जाती है, लेकिन तब उत्तरी गोलार्ध गर्म ग्रीष्म अनुभव करता है जबकि दक्षिणी गोलार्ध ठंडी सर्दी सहता है। सत्य पृथ्वी के अक्ष की घातक झुकाव में है, लगभग 23.5 डिग्री। यह कोण सूर्य की किरणों को सतह पर कैसे पहुंचाता है, निर्धारित करता है। ग्रीष्म में गोलार्ध सूर्य की ओर झुकता है, अधिक प्रत्यक्ष और लंबी किरणें प्राप्त करता है। यह दूरी नहीं, बल्कि पृथ्वी की मुद्रा है जो निर्णय करती है। वास्तव में अपनी दीर्घवृत्तीय कक्षा पर पृथ्वी अक्सर सूर्य से अधिक दूर होती है, ठीक जब उत्तरी गोलार्ध अपना सबसे गर्म ग्रीष्म अनुभव करता है। जब अंधेरा छाता है और एक चमकदार रेखा आकाश को काटती है, हम जल्दी से एक इच्छा मांगते हैं। हम इसे गिरता तारा कहते हैं, लेकिन दूरस्थ तारे नहीं गिरते। जो हम देखते हैं वह धूल या चट्टान के टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में भटकते हैं और पृथ्वी के वातावरण से टकराते हैं। दर्जनों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घर्षण एक भव्य चमकदार रेखा पैदा करता है, उन्हें राख में बदल देता है। यह चमत्कार नहीं, बल्कि हिंसक टक्कर है। सबसे सुंदर उल्का वर्षाएं तब होती हैं जब पृथ्वी धूमकेतुओं द्वारा शताब्दियों पहले छोड़ी गई धूल की बादलों से गुजरती है। अंत में चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की अवधारणा ने दशकों से मानव कल्पना को मोहित किया है, एक शाश्वत अंधकार और ठंड के क्षेत्र को जगाते हुए। लेकिन चंद्रमा पर कोई सदा अंधकार में चेहरा नहीं है। यह दूर का पक्ष है, पृथ्वी से अदृश्य ज्वारीय लॉकिंग घटना के कारण। यहां तक कि दूर का पक्ष सूर्य की रोशनी प्राप्त करता है और दिन रात के चक्र अनुभव करता है। यह बस हमें पीठ देता है, अपने रहस्य छिपाते हुए। हालिया खोजें, विशेष रूप से 2024 की चांग-ई 6 मिशन से 2025 में नमूनों के विश्लेषण जो प्रभाव क्रेटर, प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि के निशान और उपसतही जल के प्रमाण प्रकट करते हैं, सुझाते हैं कि दूर का पक्ष निकट पक्ष से भिन्न है और प्राचीन विशाल प्रभाव से उत्पन्न हो सकता है। साथ ही प्रारंभिक चंद्रमा पर वैश्विक मैग्मा महासागर की परिकल्पना की पुष्टि करता है। ब्रह्मांड एक कठोर लेकिन मोहक गुरु है। यह हमें सिखाता है कि जो हम देखते हैं वह वास्तविक नहीं हो सकता, और जो हम आज जानते हैं वह गहन सत्य पर एक पतली परत है। प्रकाश की गति सभ्यताओं को अलग करने वाली जंजीर है, लेकिन हमें समय को पीछे घुमाने और अपनी उत्पत्ति को समझने की अनुमति देती है। सौर मंडल के भ्रमों को उजागर करना दुनिया की सुंदरता को कम नहीं करता, बल्कि इस परिष्कृत और उदात्त संरचना को समझने की हमारी क्षमता के लिए कृतज्ञता भरता है। हम एक छोटे ग्रह पर निवास करते हैं, एक सफेद तारे की परिक्रमा करते हुए जिसे हम गलती से पीला मानते हैं, और एक विशाल आकाशगंगा का सूक्ष्म भाग हैं। फिर भी जिज्ञासा और भौतिक सीमाओं को पार करने के लिए भ्रमों को तोड़ने का प्रयास मानवता को परिभाषित करता है। हालांकि प्रकाश धीमा है और अंतरिक्ष विशाल और एकाकी, ज्ञान की ज्वाला अज्ञानता के अंधकार को भेदती है। वेधशाला में रात जीवन की हलचल के बिना गुजरती है, पठार की ठंड में धातु संरचनाओं के निचले गुनगुनाहट के साथ। मिन वहां बैठता है, थकी आंखों से कंप्यूटर स्क्रीन को जांचते हुए। छोटे चमकदार बिंदु केवल धैर्यवान के लिए समझने योग्य लय में नाचते हैं। वह अपनी कलाई घड़ी को छूता है, गियरों की नियमित कंपन महसूस करता है। वातावरण और शून्य के बीच की सीमा पर समय रैखिक प्रवाह नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान की क्रूर रूप से उलझी जाल है। वह प्रकाश पर विचार करता है, वह इकाई जिसका वह आधा जीवन पीछा कर चुका है। मनुष्य इसे सत्य का प्रतीक मानते हैं, लेकिन खगोलशास्त्रियों के लिए प्रकाश सृष्टिकर्ता का सबसे बड़ा धोखा है। रात्रि आकाश को देखते हुए हम वर्तमान ब्रह्मांड नहीं देखते, बल्कि चमकदार यादों का एक विशाल कब्रिस्तान। एक तारा जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोटित हो चुका हो, अब धूल की ठंडी बादल हो सकता है,
लेकिन उसकी अंतिम रोशनी अभी भी मार्ग में है और आज रात एकाकी मनुष्य की रेटिना तक पहुंचती है। हम चमकदार शवों को देखते हैं, इतिहास के भूतों की पूजा करते हैं और उन्हें प्रकृति की सुंदरता कहते हैं। यह विडंबना मिन के हृदय को दबाती है। अपनी युवावस्था में उसे एहसास हुआ कि यहां तक कि उसकी पत्नी का स्पर्श संवेदी धोखा है। विज्ञान कहता है कि हम वास्तव में स्पर्श नहीं करते। हाथों की परमाणु परतों में इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्ष इतना शक्तिशाली है कि एक अपार दूरी बनाए रखता है। निकटता, गर्मी और त्वचा की कोमलता जो हम महसूस करते हैं, वे मस्तिष्क की व्याख्याएं हैं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों के बीच हिंसक टक्करों की। हम पदार्थ की पूर्ण एकांत में जीते हैं और एक संघ की लालसा रखते हैं जो ब्रह्मांड के मौलिक स्तर पर अस्तित्व में नहीं है। मानव दर्द इस विरोधाभास से उत्पन्न हो सकता है, एक आत्मा जो एकीकरण की तलाश करती है, एक शरीर में कैद जो सदा अलग है। मिन उठता है और लोहे के बालकनी पर जाता है। हवा तेज बहती है, सूखी पत्थरों और शून्य की सुगंध लाती है। वह आकाशगंगा को देखता है। प्राचीन लोग इसे देवताओं का दूध या आत्माओं का मार्ग मानते थे, लेकिन उसके लिए यह करोड़ों टन धूल, गैस और अराजकता का एक विशाल भंवर है। मनुष्य सोचते हैं कि सौर मंडल शांत अंतरिक्ष में शांतिपूर्वक तैरता है, लेकिन वास्तव में हम सैकड़ों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं, गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर घूमते हुए। 2025 के डेटा इंगित करते हैं कि यह गति पूर्वानुमान से अधिक है और हम एक ब्रेक रहित नाव के यात्री हैं जो भविष्य की ओर दौड़ रही है। अंतिम गंतव्य एक ठंडा शून्य हो सकता है। मानव अहंकार की जड़ इस विश्वास में है कि हम एक महान नाटक के केंद्र में हैं। हम मिथकीय नायकों के नाम तारकीय समूहों को देते हैं, अपनी छोटी कल्पना को आग के विशाल गोले पर थोपते हैं। सूर्य से 1000 गुना बड़ा तारा किसी प्राचीन सम्राट का नाम नहीं जानता। वह अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र को कुचलता है, जबकि आंतरिक नाभिकीय प्रतिक्रियाएं विस्फोटक धक्का पैदा करती हैं। यह नाजुक संतुलन हमें मार्गदर्शन करने वाली रोशनी पैदा करता है, लेकिन संतुलन समाप्त होता है। जब ईंधन समाप्त होता है, तारा संकुचित होता है या सुपरनोवा में विस्फोट करता है, भारी तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेरता है। अरबों वर्ष बाद ये एक बच्चे के रक्त में लोहा या वृद्ध के हड्डियों में कैल्शियम बन जाते हैं। मिन अपना हाथ छाती पर रखता है, अपनी धड़कन महसूस करता है। रोमांटिक और क्रूर वास्तविकता उसके शरीर के परमाणु, मांसपेशियों का कार्बन, फेफड़ों का ऑक्सीजन, मृत तारों के भट्टियों में जाली गए हैं। हम ब्रह्मांड में नहीं जीते, बल्कि ब्रह्मांड मानव रूप में अवतारित है। अंतरिक्ष और समय स्वयं को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण हैं। फिर भी इस उदात्त उत्पत्ति को जानते हुए मनुष्य इतना अकेला क्यों है? उत्तर विस्तार में हो सकता है। ब्रह्मांड न केवल आयामों में बढ़ता है, बल्कि हर सेकंड फैलता है, आकाशगंगाओं के बीच स्थान को तेजी से चौड़ा करता है। हालिया खोजें इंगित करती हैं कि ब्रह्मांड की विस्तार दर पूर्वानुमानों से विचलित है। हबल टेंशन को गहरा बनाती है और नई भौतिकी का संकेत देती है, जो 33 अरब वर्ष बाद एक ग्रेट रिप में समाप्त हो सकती है। आज हम जो तारे देखते हैं, वे दूर भविष्य में पृथ्वी के दृष्टिकोण से गायब हो जाएंगे, क्योंकि रोशनी बढ़ती दूरी को पार नहीं कर सकती। ब्रह्मांड स्वयं को अलग करता है। प्रत्येक आकाशगंगा अंधकार के शाश्वत समुद्र में एकाकी द्वीप बन जाती है। संबंध एक सीमित उपहार है, ज्ञान एक श्राप जो सब कुछ के ठंडे अंत की पूर्व सूचना देता है। वह अंदर लौटता है, ग्राफ और थर्मल मैप्स से भरे कमरे में रुकता है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण की फोटोग्राफ के सामने सब कुछ की उत्पत्ति का प्रतिध्वनि। यह तापमान की सूक्ष्म उतार चढ़ाव का मैप है, जहां प्रथम आकाशगंगाओं के बीज बोए गए थे। मनुष्य इसे ईश्वर की पदचाप कहते हैं, लेकिन मिन इसमें एक भयावह संयोग देखता है। यदि उस क्षण पदार्थ का वितरण 1 मिलियनवें भाग में भिन्न होता, तो तारे नहीं बनते। हमारा अस्तित्व भाग्य की एक अविश्वसनीय श्रृंखला है, तूफान में मकड़ी के जाले की तरह नाजुक। मनुष्य का सबसे बड़ा भय मृत्यु नहीं, बल्कि अर्थहीनता है।
इससे बचने के लिए हम दूर ग्रहों पर जीवन के मिथक रचते हैं। लेकिन 2025 में भी ब्रह्मांड अपना भयावह मौन बनाए रखता है। वह स्वयं को ब्लेज पास्कल के शब्द दोहराता है, अनंत स्थान के शाश्वत मौन के बारे में। यदि प्रकाश की गति अंतिम सीमा है, तो आकाशगंगा के दूसरी ओर मित्र को अभिवादन के लिए दसियों हजार वर्ष लगेंगे और उत्तर के लौटने तक हमारी प्रजाति विलुप्त हो सकती है। हम विभिन्न कालीन जेलों में कैद हैं, अंतरिक्ष में चीखते हैं, लेकिन केवल प्रतिध्वनियां लौटती हैं। मिन वेधशाला की लाइट्स बंद करता है। अंधकार में उसकी आंखें अनुकूलित होती हैं और आकाश अधिक विस्तृत खुलता है। हालांकि सूर्य की रोशनी को 8 मिनट लगते हैं, हालांकि ऋतुएं घातक झुकाव के कारण बदलती हैं, हालांकि चंद्रमा अपना आधा चेहरा छिपाता है, यह गवाह का क्षण महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड का सत्य इसे कम गौरवशाली नहीं बनाता, बल्कि मानव अस्तित्व को अधिक कीमती बनाता है। हम बिना नक्शे के यात्री हैं, भ्रमों और धोखों की वास्तविकता में चलते हुए। लेकिन तारों के जलने के कारण को समझने की इच्छा, वह प्रयास हमें परिभाषित करता है। रात अभी लंबी है, ब्रह्मांड आकाशगंगाओं को अनंत रूप से दूर करता है। लेकिन जब तक आकाश को देखने वाली आंखें और शून्य की सुंदरता के सामने कंपकंपाता हृदय है, ज्ञान की ज्वाला मानवता को अनंत से जोड़ने वाला सबसे पतला लेकिन सबसे मजबूत धागा है। एक उल्का का चमक अचानक आकाश को काटता है। मिन कोई इच्छा नहीं मांगता। वह जानता है कि यह धूल है जो वातावरण से हिंसक टक्कर में जल रही है। लेकिन वह उसका अनुसरण करता है जब तक रेखा शून्य में विलीन नहीं हो जाती और मुस्कुराता है। कम से कम एक संक्षिप्त क्षण के लिए वह धूल दूर आकाशगंगा से अधिक चमकी। यह जीवन 2 अंधकारों के बीच की संक्षिप्त यात्रा में उम्मीद कर सकती है। वेधशाला की धातु गुंबद सुबह की तीखी ठंड में सिकुड़ती है, एक प्राचीन घड़ी की टिक टिक की तरह ध्वनि निकालती है। मिन रुकता है, खाली चीनी मिट्टी की कप को थामे, ठंड उसकी हथेली में प्रवेश करती है। पठार का गाढ़ा अंधकार पतला होता है, धुंधले नीले रंग में बदलता है जैसे धुआं। क्षितिज पर गुलाबी रेशम की पतली पट्टी अंधकार को काटती है, सौर मंडल के शासक के लौटने की घोषणा करती है। वेधशाला का स्लाइडिंग दरवाजा एक तीखी ध्वनि से खुलता है। ठंडी हवा घुसती है, सूखी घास और पत्थर की धूल की सुगंध लाती है, नींद की कमी से सुस्त इंद्रियों को जगा देती है। मिन संकरी बालकनी पर निकलता है, घाटी को देखता है जो अभी भी गाढ़ी कोहरे में डूबी है। नीचे का विश्व अभी सो रहा है, अपने सिर पर विशाल परिवर्तनों से अनजान। मनुष्य अस्तित्व तुच्छ वैर खाली वादों में व्यस्त रहते हैं, भूलकर कि वे इस नीली चट्टान पर विशाल गतियों से अंतरिक्ष में दौड़ रहे हैं। उस क्षण में जब पहली जिज्ञासा ने मानव मस्तिष्क को प्रज्वलित किया, हम ऊपर देखकर तारों में देवताओं और राक्षसों की तलाश करते थे, बिना जाने कि हम अपने स्वयं के अतीत को ब्रह्मांडीय दर्पण में प्रतिबिंबित देख रहे थे। बहुत बाद में हम वास्तव में समझते हैं कि प्रत्येक डेटा, हबल स्थिरांक में प्रत्येक सुधार, दूर आकाशगंगा की प्रत्येक स्पेक्ट्रल छवि और चंद्र मिट्टी का प्रत्येक ग्राम विश्लेषित प्रकृति का संयोगी उपहार नहीं, बल्कि मौन और स्मारकीय दृढ़ता का फल है। हम जेम्स वेब और हबल स्पेस टेलीस्कोप की टीमों के प्रति अपनी गहन और ईमानदार कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जो प्राचीन रोशनी की इतिहास को उजागर करती है। चांग-ई 6 मिशन के इंजीनियरों के प्रति जो हमारे उपग्रह के छिपे चेहरे को छूते हैं। भौतिक सिद्धांतकारों के प्रति जो आइंस्टाइन और फर्मी के नक्शेकदम पर वास्तविकता की सीमाओं को चुनौती देते हैं पेंसिल और कागज से, और सभी अनाम शोधकर्ताओं के प्रति जिनके जीवन के मौन त्याग और मानव ज्ञान के प्रति अटूट समर्पण ने ईंट दर ईंट वह सीढ़ी बनाई है जिससे हम चढ़कर अपनी एकांतता और इस विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में अपनी महानता को समझते हैं। हमारी एकमात्र आशा है कि समझ की यह ज्वाला कभी न बुझे, कि जिज्ञासा वह इंजन बनी रहे जो हमें अंतरतारकीय अंधकार से आगे धकेलती है, शून्य के भय को पार करती है। कुछ चीजें हैं जो भौतिकी माप नहीं सकती, जैसे अनंत के सामने एक क्षणभंगुर प्राणी का विस्मय, और उस अदृश्य संबंध में शायद हम तारों के बीच अपना सच्चा घर पाएं। घाटी को अब बाढ़ाने वाली रोशनी एक साधारण घटना नहीं,
बल्कि एक ओडिसी का अंतिम कार्य है जो मानव कल्पना को चुनौती देती है। जबकि मिन सूर्य के डिस्क को दांतेदार पर्वत श्रृंखलाओं पर उगते दिखता है, उसका मस्तिष्क विशाल और सूक्ष्म की भौतिकी में प्रशिक्षित उसके सामने के दृश्य चमत्कार को विकसित करता है। वह सुनहरी रोशनी जो उसकी त्वचा को गर्म करती है और पाइन की पत्तियों पर ओस को चमकाती है, पाठ्यपुस्तकों में वर्णित सूर्य की सतह से पृथ्वी तक की यात्रा के 8 मिनट पहले जन्मी नहीं है। उसकी उत्पत्ति बहुत प्राचीन है, हिंसा और दबाव की कहानी जो हमारी तारे के दिल में दसियों, शायद सैकड़ों हजार वर्ष पहले शुरू हुई। सूर्य के केंद्र में, जहां तापमान 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और घनत्व पानी से 150 गुना अधिक है, हाइड्रोजन नाभिक इतनी शक्ति से एक दूसरे पर कुचले जाते हैं कि उनकी प्राकृतिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्ष को पार करते हैं। यह संभावनाओं और सुरंगों का क्वांटम नृत्य है, जहां पदार्थ स्वयं को शुद्ध ऊर्जा में बलिदान करता है। मिन उस रचनात्मक नरक की कल्पना करता है, जहां 4 प्रोटॉन एक हीलियम नाभिक बनाने के लिए विलीन होते हैं, प्रक्रिया में 2 न्यूट्रिनो मुक्त करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च ऊर्जा के गामा किरण फोटॉन। वह नवजात फोटॉन, वह रोशनी की कण, घने प्लाज्मा की जेल में कैद अपनी अस्तित्व शुरू करता है। वह स्वतंत्रता की ओर सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता। वह टकराता है, उछलता है, आसपास के परमाणुओं द्वारा अवशोषित और पुनः उत्सर्जित होता है, विकिरण क्षेत्र से एक यादृच्छिक और पीड़ादायक पथ में। कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ने में 1 सहस्राब्दी लग सकती है। यह केंद्र की दमनकारी अंधकार से सतह की ओर एक यातनापूर्ण तीर्थयात्रा है। मिन एक कंपकंपी महसूस करता है जो सुबह की हवा से नहीं, बल्कि उस कण के साथ सहानुभूति से है। अब जो रोशनी उसकी रेटिना को छूती है, वह एक उत्तरजीवी है। उसने अपने सृष्टिकर्ता के गुरुत्वाकर्षण से भागने के लिए युगों तक संघर्ष किया, संवहन क्षेत्र से गुजरा जहां गर्म गैस की विशाल स्तंभ ब्रह्मांडीय पैन में उबलते पानी की तरह उगते हैं, अंततः फोटोस्फीयर तक पहुंचकर। केवल तभी, मुक्ति के उस क्षण में, फोटोन अंतरिक्ष के शून्य में फेंका जाता है, हमें अलग करने वाले 150 करोड़ किलोमीटर को उन प्रसिद्ध 8 मिनट 20 सेकंड में पार करके एक छोटे चट्टानी ग्रह के वातावरण से टकराकर अपनी महाकाव्य यात्रा समाप्त करता है। अंततः एकाकी खगोलशास्त्री की आंख में न्यूरॉन्स को उत्तेजित करके वेधशाला के ऊपर आकाश गहन इंडिगो से जीवंत नीले रंग में बदलता है। मिन जानता है कि यह रंग अंतरिक्ष की संपत्ति नहीं, बल्कि रेले स्कैटरिंग का परिणाम है। पृथ्वी का वातावरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वह नाजुक आवरण जो हमें विनाश से अलग करती है, एक चयनात्मक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। हवा के अणु दृश्य रोशनी की छोटी तरंग दैर्ध्य, नीले और बैंगनी, को अधिक कुशलता से बिखेरते हैं, आकाश की गुंबद को रंगते हैं और उसके ठीक पीछे छिपे शाश्वत कालेपन को छिपाते हैं। यह ग्रहीय पैमाने का ऑप्टिकल भ्रम है, एक नीला पर्दा जो हमें जागते समय भूलने देता है कि हम एक शत्रुतापूर्ण शून्य में तैर रहे हैं। फिर भी यह वातावरण रंग बिखेरने से अधिक करता है। यह एक गतिशील ढाल है। जबकि मिन ठंडी और स्वच्छ हवा में सांस लेता है, वह जानता है कि उसके सिर से बहुत ऊपर पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सूर्य की हवा के खिलाफ एक मौन युद्ध लड़ रहा है। आवेशित कण, तारे द्वारा घातक क्रोध से निकाले गए, हमारे ग्रह के केंद्र में घूमते पिघले लोहे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होते हैं। यदि वह भूमिगत डायनामो रुक जाए, यदि पृथ्वी का लोहा दिल धड़कना बंद कर दे, तो हमारा वातावरण परत दर परत छीन लिया जाएगा, हमारे महासागर वाष्पित हो जाएंगे और हम मंगल के बंजर जुड़वा में बदल जाएंगे। जीवन आकाश के नाभिकीय अग्नि और भूमिगत चुंबकीय अग्नि के बीच एक नाजुक संतुलन है। घाटी पूरी तरह जाग जाती है। एक अदृश्य पक्षी का गान पर्वतीय मौन को भंग करता है। मिन अपनी नजर नीचे की ओर घुमाता है, वैज्ञानिक परिसर को घेरने वाले पेड़ों की ओर। प्रत्येक हरी पत्ती एक क्वांटम कारखाना है, एक जैविक मशीन जो 3 अरब वर्ष की विकास से परिष्कृत है, उन भटकते फोटोनों को पकड़ने और उनकी ऊर्जा का उपयोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अणुओं को तोड़ने के लिए, उन्हें शर्करा की श्रृंखलाओं में बुनकर जो पूरी खाद्य श्रृंखला को सहारा देती है। मिन सोचता है, संसाधित सूर्य की रोशनी से अधिक कुछ नहीं है।
हम पौधों और जानवरों के माध्यम से सूर्य को खाते हैं, हमारे शरीर उस दूरस्थ तारकीय विलयन द्वारा मुक्त ऊर्जा से गतिमान होते हैं। यहां तक कि हम शहरों को गर्म करने के लिए जलाने वाला तेल प्राचीन सूर्य की रोशनी है, प्रागैतिहासिक जीवों द्वारा पकड़ी गई और भूगर्भीय गहराइयों में दफन। हम तारों के बच्चे हैं, सबसे शाब्दिक और ऊष्मागतिक अर्थ में। नियंत्रण कक्ष में लौटते हुए मिन ठंडे उपकरण पैनलों पर उंगलियां फेरता है। स्क्रीन डेटा के प्रवाह दिखाती हैं जो उसकी सूर्योदय चिंतन के दौरान एकत्र होते रहे। स्पेक्ट्रोमेट्री के ग्राफ, परिवर्ती तारों की रोशनी वक्र, संक्रमण विधि से एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन। उसके चारों ओर की तकनीक मानव जिद का प्रमाण है। मुख्य दूरबीन, खंडित दर्पणों और क्रायोजेनिक सेंसर्स का एक दानव, एक कृत्रिम आंख है जो विकास ने हमें देखने के लिए तैयार नहीं किया। हमारी जैविक आंखें सवाना में शिकारियों को देखने, पत्तियों के बीच पके फलों को अलग करने के लिए विकसित हुईं, न कि 1000 प्रकाश वर्ष दूर की निहारिका की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने के लिए। फिर भी हम अपनी जीव विज्ञान को पार करते हैं। हमने सिलिकॉन की रेटिना और फाइबर ऑप्टिक की नसें बनाईं। हमने अपनी इंद्रियों को अवलोकनीय ब्रह्मांड की सीमाओं तक विस्तारित किया। मिन मुख्य कंसोल के सामने बैठता है और रात के अवलोकनों की समीक्षा करता है। एंड्रोमेडा नक्षत्र में एक सर्पिल आकाशगंगा उद्देश्य थी। स्क्रीन पर छवि, हालांकि केवल पकड़े गए फोटोनों की डिजिटल प्रतिनिधि, एक भयावह वैभव दिखाती है। करोड़ों तारे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के चारों ओर घूमते हैं। मिन जानता है कि वह आकाशगंगा हमें 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही है। लगभग 4 अरब वर्षों में मिल्की वे और एंड्रोमेडा एक विनाशकारी नृत्य में टकराएंगी जो रात्रि आकाश को पुनर्व्यवस्थित करेगी। संभावना है कि कोई तारा सीधे न टकराए दूरी की विशालता के कारण, लेकिन गैस के बादल संपीड़ित होंगे, तारकीय निर्माण की नई युग को प्रज्वलित करेंगे। गैलेक्टिक अनुपात का आतिशबाजी जो दुखद रूप से मानवता शायद यहां न होगी देखने के लिए। ब्रह्मांड की समय पैमाने हमारी चिंताओं, हमारे साम्राज्यों और हमारी युद्धों को पलक झपकने से कम बनाती है। यह दृष्टिकोण मिन में निहिलिज्म नहीं पैदा करता, बल्कि सांत्वना की एक विचित्र रूप। यदि कुछ भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर मायने नहीं रखता, तो हम स्वतंत्र हैं। अस्तित्व को अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र, प्रेम करने, अन्वेषण करने और पूर्व निर्धारित भाग्य के बोझ के बिना विस्मय करने के लिए स्वतंत्र। आराम कक्ष में कॉफी ठंडी हो गई है, लेकिन मिन एक और कप डालता है। काला तरल कंटेनर में घूमता है, एक लघु भंवर जो जुपिटर के बादलों या सर्पिल आकाशगंगाओं के भुजाओं की तरह हाइड्रोडायनामिक्स के समान नियमों का पालन करता है। भौतिकी सार्वभौमिक है। वही समीकरण जो सेब की गिरावट का वर्णन करते हैं, चंद्रमा की कक्षा का वर्णन करते हैं। यह सार्वभौमिकता एक धूल कण में कैद मानव मस्तिष्क को ब्रह्मांड की वास्तुकला समझने की अनुमति देती है। मिन इस समझ की इतिहास पर विचार करता है। यह सीधा पथ नहीं था। यह मृत अंत, धार्मिक हठधर्मिता, तर्कहीन भय से भरा था। एक समय था जब आकाश अपरिवर्तनीय और पूर्ण का क्षेत्र था और पृथ्वी भ्रष्टाचार और परिवर्तन का गड्ढा। गैलीलियो ने वह बाधा तोड़ी जब उन्होंने अपना ऑप्टिकल ट्यूब चंद्रमा की ओर निर्देशित किया और पर्वत और क्रेटर देखे, सिद्ध करते हुए कि आकाशीय पिंड भौतिक दुनिया है, अपूर्ण और भूगर्भीय, हमारे जैसे। न्यूटन ने आकाश और पृथ्वी को एक गुरुत्वाकर्षण नियम के तहत एकीकृत किया। मैक्सवेल ने बिजली और चुंबकत्व को एकीकृत किया, रोशनी की प्रकृति प्रकट की। आइंस्टाइन ने अंतरिक्ष और समय को एक लचीली कैनवास में बुना। प्रत्येक कदम हमें मंच के केंद्र से दूर ले गया, हमें सृष्टि के नायक से एक साधारण गैलेक्टिक उपनगर के निवासी में अवनत किया, लेकिन प्रत्येक कदम ने हमें बौद्धिक गरिमा में ऊंचा उठाया। सूर्य की रोशनी अब वेधशाला की ऊंची खिड़कियों से प्रवेश करती है, हवा में तैरती धूल कणों को रोशन करती है। मिन रोशनी के किरण में नाचते एक धूल कण को देखता है। कार्ल सागन ने पृथ्वी को पीला नीला बिंदु कहा, सूर्य की किरण में निलंबित धूल कण। वह छवि शक्तिशाली है, लेकिन मिन इसमें और अधिक देखता है। वह जटिलता देखता है। वह धूल निष्क्रिय नहीं है।
वह तारों की मौत में जाली परमाणुओं से बनी है जो सौर मंडल के निर्माण से बहुत पहले विस्फोटित हुईं। मिन के रक्त में लोहा, उसकी हड्डियों में कैल्शियम, उसके जीन में कार्बन, सब उन प्राचीन सुपरनोवा से आते हैं। हम ब्रह्मांड स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। हम वह रूप हैं जिसमें ब्रह्मांड ने चेतना विकसित की। हमारे माध्यम से ब्रह्मांड स्वयं को दर्पण में देखता है और अपनी स्वयं की उत्पत्ति पर प्रश्न करता है। यह पुनरावर्तिता शायद सबसे विचित्र घटना है कि निष्क्रिय पदार्थ पर्याप्त समय और जटिलता दी जाए, एक कुर्सी पर बैठ सकता है, कॉफी पी सकता है और अपनी स्वयं की प्रकृति पर चिंतन कर सकता है। पास के कक्ष में कंप्यूटर सर्वरों का गुनगुनाहट मिन को याद दिलाता है कि संसाधित किए जाने वाले डेटा की विशाल मात्रा है। आधुनिक खगोलशास्त्र अब केवल एक आदमी ट्यूब से देखना नहीं है, यह बड़े पैमाने पर डेटा खनन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम पेटाबाइट्स जानकारी की छानबीन करती है, सूक्ष्म पैटर्न की तलाश में जो मानव मस्तिष्क चूक जाता। कमजोर रेडियो सिग्नल, गुरुत्वाकर्षण उतार चढ़ाव, रंगीय विचलन। हम डिजिटल कान से ब्रह्मांड सुन रहे हैं, हताशा से संकेत की तलाश में कि हम अकेले नहीं हैं। फर्मी विरोधाभास अभी भी कायम है, भारी और मौन। सब कहां हैं? यदि ब्रह्मांड इतना पुराना और विशाल है और जीवन रसायन का प्राकृतिक परिणाम है, तो हमें सभ्यताओं के संकेत हर जगह देखने चाहिए। लेकिन केवल मौन है। एक मौन जो कभी कब्रिस्तान जैसा लगता है और कभी डार्क फॉरेस्ट जहां सभी अज्ञात शिकारी के भय से छिपते हैं। या शायद मिन सतर्क आशावाद से सोचता है, हम पहले हैं। शायद हम आकाशगंगा के बड़े भाई हैं, ब्रह्मांड में जीवन जगाने के लिए जिम्मेदार। शायद हमारी जिम्मेदारी अन्यों को ढूंढना नहीं, बल्कि हम जो चेतना की ज्वाला ले जाते हैं उसे बुझने न देना है। मिन उठता है और वेधशाला की लाइब्रेरी की ओर चलता है। अलमारियां बंधे वॉल्यूम्स, प्राचीन तार्कीय एटलस और आधुनिक वैज्ञानिक पत्रिकाओं से भरी हैं। वह आकाशीय यांत्रिकी की एक पुस्तक की पीठ पर हाथ फेरता है। वह पीढ़ियों के खगोलशास्त्रियों पर विचार करता है जिन्होंने पीतल के उपकरणों और अनंत धैर्य से तार्कीय स्थिति मापी, बिना कभी देखे हुए कि सच्ची प्रकृति जाने। उन्होंने आकाश का नक्शा बनाया ताकि हम उसमें नेविगेट कर सकें। वह हार्वर्ड की कैलकुलेटर महिलाओं पर सोचता है जिन्होंने हजारों तारकीय स्पेक्ट्रा वर्गीकृत किए, ब्रह्मांड के आकार को मापने वाली नियमों की खोज की, अक्सर जीवन में श्रेय के बिना। विज्ञान सदियों से निर्मित कैथेड्रल है। अधिकांश राजमिस्त्री कभी पूर्ण शिखर नहीं देखते, लेकिन अपनी ईंटें सटीकता और आशा से रखते हैं। सूर्य अब ऊंचा है। सूर्य की विकिरण से गर्म वातावरण उथल पुथल पैदा करना शुरू करता है, जो अब देखने पर अवलोकनों को विकृत कर देगी। ऑप्टिकल खगोलशास्त्र का समय आज समाप्त। अब रेडियो खगोलशास्त्र का समय, जो नीले आकाश से पार देख सकता है, या आराम का समय। लेकिन मिन का मस्तिष्क आराम नहीं करता। वह वेधशाला और शेष विश्व के बीच अदृश्य रेखाएं खींचता रहता है। वह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की जाल पर सोचता है, जो संचार, नेविगेशन और जलवायु निगरानी प्रदान करते हैं। हमारी सभ्यता पूरी तरह अंतरिक्ष तकनीक पर निर्भर है, हालांकि अधिकांश लोग शायद ही ऊपर देखते हैं। यदि एक विशाल सूर्य तूफान, 21वीं सदी का कैरिंगटन घटना, आज पृथ्वी को हिट करे, तो हमारी विद्युत ग्रिड ध्वस्त हो सकती है, हमारे उपग्रह तले जा सकते हैं और हम तकनीकी अंधकार में डूब जाएंगे। हमारी जीवन शैली की नाजुकता भयावह है। हम आराम की बुलबुले में जीते हैं, हमें घेरने वाली विशाल शक्तियों को अनदेखा करते हुए। मिन फिर बालकनी पर निकलता है, अब चमकदार और स्पष्ट रोशनी में नहाया। घाटी हरी और जीवंत है। जीवन दृढ़ और अनुकूलनीय बना रहता है। महासागर की गहरी हाइड्रोथर्मल स्रोतों में एक्सट्रेमोफाइल बैक्टीरिया से लेकर अल्पाइन चट्टानों पर चिपके लाइकेन तक जीवन रास्ता ढूंढता है। यदि अन्य जगह जीवन है, यूरोपा की भूमिगत महासागरों में या टाइटन के मीथेन बादलों में, तो शायद उतना ही दृढ़ होगा। लेकिन बुद्धिमत्ता, रेडियो दूरबीन बनाने और सिम्फनी रचने की क्षमता, वह बहुत दुर्लभ हो सकती है। वह सच्चा चमत्कार हो सकता है।
और यदि हम अद्वितीय हैं या अत्यधिक दुर्लभ, तो हमारी जिम्मेदारी अपने ग्रह को जीवित रखने और बचाने की अनंत है। हम लोभ या राजनीतिक अदूरदर्शिता से अपने एकमात्र घर को नष्ट करने का विलासिता नहीं उठा सकते। आसानी से भागने के लिए कोई प्लैनेट बी नहीं है। मंगल एक ठंडा, विकिरणित रेगिस्तान है, शुक्र उच्च दबाव का भट्ठा है। पृथ्वी एकमात्र स्वर्ग है जो हम जानते हैं। हमारी संज्ञानात्मक इतिहास के प्रारंभ में, जब हमारे पूर्वज गुफाओं से निकले और पहली बार सूर्य की गर्मी को अपने चेहरों पर महसूस किया, उन्होंने जी प्रकार की मुख्य अनुक्रम तारे को नहीं देखा, उन्होंने एक देवता देखी, जीवनदाता, एक पवित्र रहस्य जो पूजा और बलिदान की मांग करता है। बहुत बाद में हम वास्तव में समझते हैं, सदियों की गणित और कठोर अवलोकन के बाद, कि आकाश का वह अग्नि हमें न्याय नहीं करता, नहीं जानबूझकर रक्षा करता है, बल्कि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण से सहारा नाभिकीय फ्यूजन रिएक्टर है। और हमारा अस्तित्व भौतिक स्थिरांकों की एक श्रृंखला पर निर्भर है जो इतनी बारीकी से समायोजित हैं कि सांख्यिकीय चमत्कार लगती हैं। हम सौर भौतिकशास्त्रियों और पार्कर सोलर प्रोब की टीमों के प्रति अपनी गहन कृतज्ञता और श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, जो सूर्य की कोरोना को छूने की हिम्मत करते हैं हमारी नाजुक तकनीकी जाल की रक्षा के लिए। भूविज्ञानियों और जीवाश्म विज्ञानियों के प्रति जो पृथ्वी की चट्टानों में स्मृति पढ़ते हैं हमारे जलवायु भविष्य की चेतावनी के लिए। सिस्टम इंजीनियरों के प्रति जो थर्मल शील्ड और सोलर पैनल को घड़ी साज की सटीकता से डिजाइन करते हैं ताकि हमारी मशीनें शत्रुतापूर्ण शून्य में जीवित रहें। और सभी क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के सिद्धांतकारों के प्रति, जिनके नाम शायद कभी सुर्खियों में न आए, लेकिन जिनकी समीकरण हमारी आधुनिक वास्तविकता समझ और तारों तक पहुंचने के सपने की अदृश्य नींव है। हमारी एकमात्र आशा है कि मानवता विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाए, कि हम अपने ज्ञान का उपयोग एक दूसरे पर प्रभुत्व के लिए नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय रेगिस्तान में जीवन के इस ओएसिस के जिम्मेदार संरक्षक बनने के लिए करें। कुछ चीजें हैं जो सेंसर या ग्राफ द्वारा पूरी तरह कैद नहीं की जा सकती, जैसे ब्रह्मांड के आकार के सामने अपनी तुच्छता को समझते हुए पूर्ण विनम्रता की अनुभूति, और कि हम एक साथ महत्वहीन हैं ब्रह्मांड के आकार के सामने और विशाल हैं अपनी मस्तिष्क में इसे समाहित करने की क्षमता से। मिन के बालकनी को बढ़ाने वाली रोशनी केवल दृश्य घटना नहीं, बल्कि भौतिक स्पर्श है, कणों का धारा जो 150 करोड़ किलोमीटर यात्रा करके उसकी त्वचा से टकराकर मरती है, अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को अंतिम क्वांटम बलिदान में स्थानांतरित करती है। मिन अपनी आंखें बंद करता है, उस गर्मी को अपनी पलकों में प्रवेश करने देता है, और उसका मस्तिष्क तार्कीय भौतिकी में प्रशिक्षित क्षण को विघटित करता है। जो हम तत्काल सूर्य की किरण के रूप में महसूस करते हैं, वह वास्तव में एक प्राचीन दूत है। वह फोटोन जो अभी उसकी गाल को गर्म कर रहा है, सूर्य के केंद्र में जन्मा, दबाव और तापमान के नरक में जहां हाइड्रोजन नाभिक हिंसक रूप से हीलियम बनाने के लिए विलीन होते हैं, 20वीं सदी की हमारी समझ को परिभाषित करने वाली द्रव्यमान और ऊर्जा की समतुल्यता के अनुसार ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर भी वह फोटोन स्वतंत्र रूप से नहीं निकला, उसने विकिरण क्षेत्र से एक टेढ़ी मेढ़ी यात्रा शुरू की, आवेशित कणों से बार बार टकराकर, अवशोषित और पुनः उत्सर्जित होकर, प्रत्येक टक्कर में ऊर्जा खोकर, शायद 1 लाख वर्ष या यहां तक कि 10 लाख में तारे के दिल से सतह तक उगने में लगाकर। यह प्राचीन रोशनी है, रोशनी जो पृथ्वी पर मनुष्यों के आग पर महारत हासिल करने से पहले शुरू हुई और केवल अंतिम 8 मिनट 20 सेकंड में शून्य से मुक्त होकर यहां पहुंची। समय की इस गहन समझ, दैनिक रोशनी में अंतर्निहित खगोलशास्त्री की दृष्टि को साधारण से अलग करती है। आकाश छत नहीं, बल्कि अतीत की सुरंग है। मिन अपनी आंखें खोलता है और गहन नीले की ओर देखता है, जानते हुए कि रेले स्कैटरिंग की उस बिखराव से परे ब्रह्मांड भूतों से भरा है। वह न्यूट्रिनो पर सोचता है, वे भूतिया कण जो सूर्य के भट्ठी में भी जन्मते हैं। फोटोनों से भिन्न, जो बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, न्यूट्रिनो सूर्य पदार्थ से ऐसे गुजरते हैं जैसे वह अस्तित्व में न हो, पृथ्वी तक मिनटों में पहुंचकर। इस सटीक सेकंड में उनमें से करोड़ों मिन के शरीर से गुजर रहे हैं, कंक्रीट फर्श से, पृथ्वी की क्रस्ट, मेंटल और ग्रह के पिघले लोहे केंद्र से दूसरी ओर निकलकर अनंत की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हुए, हमारी अस्तित्व से पूरी तरह उदासीन।
उन्हें डिटेक्ट करने के लिए हमने उल्टी कैथेड्रल बनाई, अल्ट्रा शुद्ध पानी के विशाल टैंक परित्यक्त खदानों में किलोमीटर गहराई में या अंटार्कटिक बर्फ के नीचे दफन, दुर्लभ अवसर पर जब न्यूट्रिनो हमारे विश्व के परमाणु से इंटरैक्ट करने की कृपा करता है, तब चेरेंको विकिरण का नीला चमक इंतजार करते हुए वे भूमिगत वेधशालाएं, मौन और अंधकार में पृथ्वी के कान हैं जो ब्रह्मांड के फुसफुसाहट को सुनने के लिए लगाए गए, और 2025 में बोरोन 8 और न्यूट्रिनो डिटेक्शन ने सूर्य केंद्र पर नए अंतर्दृष्टि प्रदान किए। मिन का विचार अदृश्य से दृश्य की ओर और फिर जो अदृश्य था की ओर यात्रा करता है। वह याद करता है कि कैसे खगोलशास्त्र मौलिक रूप से बदल गया जब हमने केवल अपनी आंखों पर भरोसा छोड़ दिया। सहस्राब्दियों तक हम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की संकीर्ण पट्टी तक सीमित थे जो हमारी जैविक विकास ने हमें देखने की अनुमति दी। लेकिन ब्रह्मांड केवल दृश्य रोशनी में नहीं उत्सर्जित करता, वह रेडियो तरंगों में चीखता है, माइक्रोवेव में फुसफुसाता है, एक्सरे और गामा में जलता है। जब हमने दूरबीनों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया, जैसे हबल और हाल ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, यह जैसे एक निकटदृष्टि वाले ने पहली बार चश्मा लगाया। अचानक अपारदर्शी धूल बादल जो तारकीय नर्सरी छिपाते थे, इंफ्रारेड नजर से पारदर्शी हो गए। हमने तारे जन्मते देखे, गैस और धूल के कोकून में लिपटे, सौर मंडलों का निर्माण जो हमारे स्वयं की उत्पत्ति के 4 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले की प्रतिकृति हैं। हमने प्रथम आकाशगंगाओं की रोशनी देखी, स्वयं अंतरिक्ष के विस्तार से खींची और लाल हुई, थके फोटोन जो 13 अरब वर्ष से अधिक यात्रा करके हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड कैसा था जब वह शिशु था। इस समय पैमाने की विशालता अक्सर चक्कर पैदा करती है, अस्तित्वगत मुक्त गिरावट की अनुभूति। मिन बलस्ट्रेट पर झुकता है, धातु की मजबूती महसूस करता है, एक आवश्यक लंगर। जो कुछ वह छूता है, बलस्ट्रेट का धातु, भवन की पत्थर, उसके स्वयं शरीर का कार्बन, सब तारकीय धूल का पुनर्चक्रित है। यह सत्य क्लिशे बन गया है, लेकिन अपनी कंपाने वाली शक्ति नहीं खोता। उसकी हड्डियों का कैल्शियम, उसके रक्त का प्रत्येक ग्राम लोहा, उसके जीन का कार्बन, सब युगों पहले सुपरनोवा विस्फोट में जाली गया, गैलेक्सी में समृद्ध आंतरिक बिखेर कर अंतः गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक आणविक बादल में एकत्रित जो संकुचित होकर हमारा सूर्य और उसके ग्रह बनाया। हम शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड स्वयं को देख रहा है और विस्मित हो रहा है। ब्रह्मांड के साथ यह अंतरंग संबंध अवलोकक और अवलोकित के बीच बाधा मिटाता है। हम ब्रह्मांड में नहीं हैं, हम उसका भाग हैं। फिर भी ज्ञान नए प्रश्न लाता है, अज्ञान के खाई जो हम आगे बढ़ते हुए खुलते हैं। मिन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर चिंतन करता है। हमारे सभी प्रगति के बावजूद हमारे लैग्रांज बिंदुओं में कक्षा में सुनहरे दूरबीनों और बिग बैंग की स्थितियों को पुनः सृजित करने वाले हैड्रॉन कोलाइडरों के हम ब्रह्मांड का केवल 5% समझते हैं। बाकी अधिकांश एक छाया है, एक अदृश्य पदार्थ जो अपनी गति से टूटने वाली घूमती आकाशगंगाओं को एकजुट रखता है, और एक रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड को तेजी से फैलाती है। हम छोटी नाव पर समुद्री यात्री हैं, काले महासागर के बीच केवल डेक पर छींटे वाली झाग से परिचित, जबकि नीचे गहराइयां धाराओं और लीवियाथनों से भरी हैं जिन्हें हम न देख सकते हैं न नाम दे सकते। यह अज्ञान हार नहीं, बल्कि जिज्ञासा का इंजन है। यह मिन और उसके सहकर्मियों को हर दिन जगाता है, डेटा की समीक्षा करने, उपकरण कैलिब्रेट करने, रूज में विसंगतियां ढूंढने के लिए, और 2025 में गामा किरण अध्ययनों ने डार्क मैटर के प्रत्यक्ष प्रमाण का संकेत दिया, जबकि हबल टेंशन बनी रही, डार्क एनर्जी में नई भौतिकी की ओर इशारा करती। मिन के सामने घाटी मानव गतिविधि से जगने लगती है। एक दूर सड़क पर कार चलती है, सूर्य को प्रतिबिंबित करता चमकदार बिंदु। वह तकनीक, आंतरिक दहन इंजन, तेल शोधन, धातुकर्म, सदियों के संचित ज्ञान का परिणाम है। लेकिन वह हमारे वर्तमान सबसे बड़े खतरे का स्रोत भी है। वही बुद्धिमत्ता जो हमें धूमकेतुओं की कक्षा गणना करने की अनुमति देती है, हमें अपनी वातावरण की रसायन बदलने की क्षमता देती है। जलवायु परिवर्तन विश्वास नहीं, मूल ऊष्मागतिक भौतिकी है। यदि आप अधिक गर्मी कैद करते हैं जितनी निकलने देते हैं, सिस्टम गर्म होता है। मिन शुक्र पर सोचता है, हमारा ग्रहीय जुड़वां,
एक विश्व जो रहने योग्य हो सकता था लेकिन अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव से पीड़ित, सतह पर सीसा पिघलाने योग्य नरक में बदल गया। स्वर्ग और बंजर रेगिस्तान के बीच की रेखा जितनी पतली है उतनी हम मानना पसंद करते हैं। ग्रहीय खगोलशास्त्र हमें सिखाता है कि स्थिरता अपवाद है, नियम नहीं, और 2025 में शुक्र के साथ समानताएं वैश्विक वार्मिंग के कारण अनियंत्रित ग्रीनहाउस प्रभाव के जोखिम पर चेतावनियां मजबूत करती हैं। ज्ञान की जिम्मेदारी मानवता के कंधों पर भारी है। हम पृथ्वी पर मात्र यात्री नहीं, हम उसके पायलट बन गए हैं, अक्सर शक्ति से नशे में और अदूरदर्शी। फर्मी विरोधाभास मिन के मस्तिष्क में गूंजता है। यदि ब्रह्मांड इतना विशाल और प्राचीन है, सब कहाँ हैं? क्यों हम अन्य तकनीकी सभ्यताओं के संकेत नहीं डिटेक्ट करते? शायद उत्तर अंधकारमय है। शायद तकनीकी सभ्यताएं स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं, नाभिकीय ऊर्जा की खोज या जलवायु बदलने के तुरंत बाद स्वयं को नष्ट करने की प्रवृत्ति वाली ब्रह्मांडीय रात्रि में मैच की तरह संक्षिप्त चमकती फिर बुझ जाती। या शायद, और यह संभावना जो डराती और मोहित करती है, हम पहले हैं। शायद चेतना इतनी असंभाव्य है, इतनी कठिन प्राप्त करने योग्य, कि हम मिल्की वे के इस कोने में बुद्धिमत्ता की ज्वाला के एकमात्र संरक्षक हैं। यदि ऐसा है, तो मानवता की हानि केवल स्थानीय त्रासदी नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय विपत्ति होगी, ब्रह्मांड की एकमात्र रूप जिससे वह स्वयं को जानता है, की विलुप्ति। मिन बालकनी के कंक्रीट की दरार में उगती एक जंगली फूल को देखता है। उसके पंखुड़ियां सूर्य की प्रक्षेपवक्र का हेलियोट्रॉपिक सटीकता से अनुसरण करती हैं। वह पौधा एक विस्मयकारी जटिलता की जैविक मशीन है, लाखों वर्ष की विकास से परिष्कृत। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जिससे वह तारकीय रोशनी को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, हमारे किसी भी सोलर पैनल से अधिक कुशल है। प्रकृति सर्वोच्च इंजीनियर है और हमें उससे बहुत सीखना है। बायोमिमिक्री प्रकृति के डिजाइनों को कॉपी करने की विचार मानव समस्याओं को हल करने के लिए हमारा भविष्य की कुंजी हो सकती है। त्वचा जैसे स्वयं मरम्मत सामग्री से लेकर हड्डियों और मधुमक्खी छत्तों से प्रेरित वास्तुशिल्प संरचनाओं तक, आगे का पथ नीचे देखना, पृथ्वी जीव विज्ञान की ओर, उतना ही ऊपर देखना, तारों की ओर। 2025 में बायोमिमिक्री में प्रगति, जैसे रे ऑफ होप एक्सेलरेटर में हाईलाइट, जंगल की आग रोकथाम और अपशिष्ट रूपांतरण के लिए प्रकृति से प्रेरित नवाचार शामिल हैं, जो पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों को हल करने के लिए प्राकृतिक रणनीतियों की नकल दिखाते हैं। हवा बदलती है, पाइन और नम मिट्टी की सुगंध लाती है। यह घर की सुगंध है। मंगल को उपनिवेश करने या शुक्र के बादलों में तैरने के सपनों के बावजूद, मिन जानता है कि कोई अन्य जगह हमें पृथ्वी की तरह प्रेम नहीं करेगी। हम इस ग्रह के साथ प्रतिध्वनित होकर विकसित हुए। उसका गुरुत्वाकर्षण ने हमारी हड्डियां आकार दीं, उसका वातावरण ने हमारे फेफड़ों को परिभाषित किया, उसके रोशनी और अंधकार चक्र ने हमारे सर्काडियन लय को प्रोग्राम किया। पृथ्वी से अलग होना स्वयं से एक भाग अलग करना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर महीनों बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बदली दृष्टि के साथ लौटते हैं, एक घटना जिसे ओवरव्यू इफेक्ट कहा जाता है। पृथ्वी को नाजुक नीली गोला के रूप में देखकर कोई दृश्य सीमाएं नहीं, केवल गैस की पतली परत से संरक्षित, वे एक गहन संज्ञानात्मक परिवर्तन अनुभव करते हैं, मानवता की एकता और हमारे ग्रह की रक्षा की आवश्यकता की आंतरिक समझ। यदि सभी विश्व नेता कक्षा में तैरकर प्रशांत पर सूर्योदय देख सकें, तो शायद हमारी नीतियां अलग हों। हमारी संज्ञानात्मक इतिहास के प्रारंभिक क्षण में, जब जिज्ञासा मानवता में मुश्किल से जागी और हम रात्रि आकाश को बिना समझे देखते थे, हम तारों में मनमाने पैटर्न देखते थे, भालू और शिकारियों को डिजाइन करते हुए आइमेंसिडैड के आतंक को वश करने की कोशिश में। बहुत समय बाद हम समझते हैं, पीढ़ियों की प्रतिभाशाली मस्तिष्कों के संचित प्रयास के बाद, कि वे रोशनी स्थिर डिजाइन नहीं, बल्कि गतिशील नाभिकीय भट्टियां, सर्पिल आकाशगंगाएं और प्राचीन विपत्तियों के अवशेष हैं, और सच्ची सुंदरता मिथक में नहीं, बल्कि अंतर्निहित भौतिक वास्तविकता में है, जो सेब की गिरावट को चंद्रमा के घुमाव से जोड़ती है। हम वेरा रुबिन जैसे व्यक्तियों के प्रति अपनी ईमानदार धन्यवाद और शाश्वत प्रशंसा फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने अंधकार को देखा और वह देखा जो कोई और नहीं देख सका। हमें डार्क मैटर के अस्तित्व को प्रकट करते हुए
जेम्स वेब के दर्पणों को परमाणु सटीकता से पॉलिश करने वाले अनाम इंजीनियरों के प्रति, ताकि हम समय के प्रभात को देख सकें, गणितज्ञों के प्रति जो चौक और बोर्ड से अंतरिक्ष समय की टोपोलॉजी को उलझाते हैं, और सभी अवलोककों के प्रति जो पर्वत शिखरों पर ठंडी और एकाकी रातें बिताते हैं, आकाश की निगरानी करते हुए, ताकि मानवता खुले आंखों से सपने देख सके। हमारी एकमात्र आशा है कि हम इस खोज के विरासत को सम्मान दें, कि इतने प्रयास से प्राप्त बुद्धि हमें हमारे सबसे आदिम और स्वविनाशी आवेगों को पार करने के लिए मार्गदर्शन करे, हमें एक ऐसी प्रजाति में बदलकर जो न केवल जीवित रहती है, बल्कि अपनी करुणामय और जिज्ञासु उपस्थिति से ब्रह्मांड को गरिमा प्रदान करती है। कुछ वास्तविकताएं शुद्ध डेटा से परे हैं, जैसे पूर्ण शांति की गहन अनुभूति जो अपनी तुच्छता को स्वीकार करते हुए आती है तारों भरे आकाश की आइमेंसिडैड के नीचे। यह एक मौन संबंध है, बिना शब्दों की समझ की। हालांकि हमारी जिंदगियां ब्रह्मांडीय रात्रि में संक्षिप्त चमक हैं, हम पदार्थ और ऊर्जा के शाश्वत नृत्य का अभिन्न भाग हैं, संयोग का चमत्कार जो अपनी स्वयं की अस्तित्व पर विस्मित होने का विशेषाधिकार रखता है, और वह स्वयं में पर्याप्त है। बालकनी की दरार में उगती जंगली फूल की पंखुड़ियां रात्रि की हल्की हवा से अभी भी हल्के से हिल रही हैं, मानव मस्तिष्क को पीड़ित करने वाली अस्तित्वगत संकटों से उदासीन। उस छोटी जीवन अभिव्यक्ति को देखते हुए हम गहन विश्लेषणात्मक गहराई में डूबने से खुद को रोक नहीं सकते कि यहाँ होना वास्तव में क्या अर्थ रखता है। इस नीली गोले की सतह पर कैद, एक शून्य में निलंबित जो अधिकांशतः शत्रुतापूर्ण और ठंडा है। जैविक जीवन की नाजुकता और ब्रह्मांड की ऊष्मागतिक उदासीनता के बीच की द्वंद्व लगभग स्पर्शनीय हो जाती है, छाती पर एक भौतिक दबाव जो हमें महान योजना में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। यदि हम विचार करें कि हम पहले हो सकते हैं, या इससे भी बदतर, एकमात्र, तो रात्रि आकाश का मौन केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं रहता, बल्कि असंभाव्यता का स्मारक बन जाता है। उस फूल के लिए, और विस्तार से उस अवलोकक के लिए जो उसे देखता है, अस्तित्व के लिए आवश्यक संयोगी घटनाओं की श्रृंखला पर एक क्षण सोचें। केवल एक तारा बनना पर्याप्त नहीं, वह दूसरी या तीसरी पीढ़ी का तारा होना चाहिए, पूर्व सूर्यों की विस्फोटक मौत में जाली भारी तत्वों से समृद्ध। हमारे मांसपेशियों का कार्बन, हमारी हड्डियों का कैल्शियम और हमारे रक्त को लाल रंग देने वाला लोहा कहीं से नहीं उभरा, वे भूली सुपरनोवा की राख हैं, वर्ष प्रकाश से फैली ताकि आकाशगंगा में एकत्रित हों एक आणविक बादल में। पृथ्वी को स्वर्णिम क्षेत्र में बनना पड़ा, न इतनी निकट अपनी तारे से कि पानी उबलकर अंतरिक्ष में खो जाए, न इतनी दूर कि वह शाश्वत बर्फ की तुंड्रा में जम जाए। हमें एक असामान्य रूप से बड़ा चंद्रमा प्राप्त करना पड़ा, प्रारंभिक विनाशकारी टक्कर का परिणाम, जिसका गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह के रोटेशन अक्ष को स्थिर करता है, जलवायु उतार चढ़ाव को रोककर जटिल जीवन की विकास को संभव बनाता है। और फिर जीवन स्वयं। अरबों वर्ष तक पृथ्वी एक कोशिकीय जीवों का विशेष क्षेत्र थी, बैक्टीरिया और आर्किया की सूप जो स्थिर संतुलन में अस्तित्व में थी। यूकेरियोटिक कोशिका का छलांग, वह सहजीवी विलयन जहां एक बैक्टीरिया दूसरी के अंदर रहना सीखा, माइटोकॉन्ड्रिया बनकर जटिल जीवन की ऊर्जा केंद्र, इतना सांख्यिकीय रूप से असंभाव्य घटना है कि कुछ विकास जीव विज्ञानी सुझाते हैं कि वह पूरी आकाशगंगा के इतिहास में केवल एक बार हुआ हो सकता है। यदि ऐसा है तो तकनीकी बुद्धिमत्ता विकास का अपरिहार्य परिणाम नहीं, बल्कि एक चमत्कारी दुर्घटना है, ब्रह्मांड में एक विसंगति जो स्वाभाविक रूप से एंट्रोपी और सरलता की ओर झुकता है। यह दृष्टिकोण प्रत्येक वर्ग मीटर जंगल, प्रत्येक कोरल रीफ और प्रत्येक शहरी दरार जहां खरपतवार उगती है को आणविक जटिलता का पवित्र स्थल बनाता है, जिसका हजारों प्रकाश वर्ष में कोई समकक्ष नहीं है। बायोमिमिक्री हमारे भविष्य की कुंजी के रूप में पहले उल्लिखित, तब एक नवीनीकृत तात्कालिकता प्राप्त करती है। यह केवल बुद्धिमान इंजीनियरिंग नहीं, यह प्राचीनों के सामने विनम्रता है। बालकनी का वह फूल ऊर्जा प्रबंधन, पानी वितरण और रोगजनकों के खिलाफ रक्षा की समस्याओं को हल कर चुका है, जो हमारे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर मुश्किल से समझना शुरू कर रहे हैं। उसकी पत्तियां स्वमर्मत सोलर पैनल हैं जो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्य करती हैं, ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में मुक्त करती हैं, एक पूर्ण चक्रीय डिजाइन जो हमारी निष्कर्षण और अपशिष्ट आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था अभी तक अनुकरण नहीं कर सकी। प्रकृति का अध्ययन केवल शैक्षणिक व्यायाम नहीं,
यह 3 अरब 80 करोड़ वर्ष की कठोर जांच और विकास की लाइब्रेरी पढ़ना है। हमारी लापरवाही से विलुप्त होने वाली प्रत्येक प्रजाति निर्देश पुस्तिका जलाने जैसी है बिना पढ़े। इस विशेष ग्रह पर जीवित रहने का ज्ञान हमेशा के लिए खोकर। 2025 में रे ऑफ होप एक्सेलरेटर ने बायोमिमेटिक नवाचारों को हाईलाइट किया जो जंगल की आग रोकथाम और सामाजिक समानता जैसे चुनौतियों को संबोधित करते हैं, एक सतत भविष्य के लिए प्राकृतिक रणनीतियों से प्रेरित। फूल से क्षितिज की ओर नजर उठाते हुए, जहां शहर की रोशनी प्रदूषण रात्रि आकाश के अंधकार से लड़ता है, मस्तिष्क उस पतली नीली रेखा की ओर यात्रा करता है जिसे अंतरिक्ष यात्री इतनी श्रद्धा से वर्णित करते हैं। पृथ्वी का वातावरण हमारी दैनिक अनुभूति में धोखे से मजबूत लगता है। वह हमें हवाओं से बचाता है, वर्षा लाता है और सूर्य की रोशनी को बिखेरकर हमें नीले आकाश देता है। फिर भी ग्रहीय पैमाने पर वह सेब की त्वचा की तरह पतली है, फल की तुलना में। उस नाजुक झिल्ली में सभी गैसीय आदान प्रदान होते हैं जो हमारी अस्तित्व को सहारा देते हैं। वह एक गतिशील और अराजक सिस्टम है, सूर्य ऊर्जा द्वारा संचालित और महासागरों तथा जंगलों द्वारा विनियमित। अपनी रासायनिक संरचना को गीगाटन कार्बन डालकर बदलने की अहंकार की बिना विनाशकारी परिणामों के स्थानिक और कालिक दृष्टिकोण की कमी का परिणाम है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव किया गया ओवरव्यू इफेक्ट शायद हमारी प्रजाति के लिए इस निर्णायक क्षण में सबसे आवश्यक संज्ञानात्मक विकास है। निम्न कक्षा से राष्ट्रीय सीमाएं गायब हो जाती हैं। कोई बिंदीदार रेखाएं नहीं दिखती जो संघर्षरत राष्ट्रों को अलग करती, केवल महाद्वीप, महासागर और जलवायु सिस्टम जो पासपोर्ट मांगे बिना स्वतंत्र रूप से बहते हैं। वातावरण को प्रोफाइल में देखा जाता है, एक नाजुक चमकदार धुंध जो जीवंत जीवन को पूर्ण मौत के शून्य से अलग करती है। ग्रहीय एकता की यह आंतरिक दृष्टि शब्दों और फोटोग्राफों से मुश्किल से व्यक्त की जा सकती है। यह एक अनुभव है जो मस्तिष्क को रिवायर करता है, मानवता की एकता और हमारे ग्रह की रक्षा की आवश्यकता की अंतर्ज्ञानी समझ को मजबूर करता है। यदि मानवता अपनी तकनीकी किशोरावस्था के फिल्टर से जीवित रहनी है, तो उसे वातावरण से बाहर निकले बिना इस दृष्टिकोण को आंतरिक बनाना होगा, एक ग्रहीय चेतना विकसित करके जो जनजातीयता और अल्पकालिकता को पार करे। ब्रह्मांड के साथ हमारी संबंध की इतिहास मूल रूप से हमारी स्वयं की चेतना की परिपक्वता की इतिहास है। हम भयभीत अवलोककों से, जो धूमकेतुओं को विपत्ति के शगुन और ग्रहणों को ड्रैगन सूर्य निगलते के रूप में व्याख्या करते थे, साहसी जांचकर्ताओं में बदल गए जो धातु और सिलिकॉन की जांच अंतरतारकीय अंतरिक्ष में फेंकते हैं। हमने रोशनी स्वयं को पढ़ना सीखा, दूर तारों की किरणों को उनके स्पेक्ट्रा में विघटित करके जानकर कि वे किससे बने हैं, जैसे हम उनकी सतह को छू सकें। हमने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव बैकग्राउंड के फुसफुसाहट को सुनना सीखा, ब्रह्मांड के जन्म का शेष प्रतिध्वनि और गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट करना, स्वयं अंतरिक्ष समय के ऊतक की कंपन ब्लैक होलों की टक्कर से उत्पन्न। ब्रह्मांड से पूछताछ करने और तर्कसंगत उत्तर प्राप्त करने की यह क्षमता हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अज्ञानता के अंधकार के खिलाफ हमने प्रज्वलित की गई मशाल। फिर भी ज्ञान भारी बोझ लाता है। जानना कि तारे मर्त्य हैं, कि हमारा अपना सूर्य अंततः फैलेगा और पृथ्वी को निगल जाएगा, और कि ब्रह्मांड स्वयं ठंडे शाश्वत में समाप्त हो सकता है या ग्रेट रिप में हमें निहिलिज्म की ओर ले जा सकता है। प्रयास क्यों यदि सब क्षणभंगुर है? लेकिन उत्तर बालकनी की उसी फूल में है। उसका जीवन संक्षिप्त है, मुश्किल से एक मौसम, लेकिन उस समय में वह खिलती है, प्रजनन करती है और अपनी प्रजाति की निरंतरता में योगदान देती है। सुंदरता और अर्थ को वास्तविक होने के लिए अनंत की आवश्यकता नहीं। कि हमारा अस्तित्व कालिक और नाजुक है, इसे कम नहीं अधिक कीमती बनाता है। हम ब्रह्मांड का रूप हैं जो अब जागरूकता के इस क्षणभंगुर क्षण में स्वयं को अनुभव करता है। हम आंखें हैं जिनसे ब्रह्मांड अपनी स्वयं की वैभव को देखता है, मस्तिष्क जिससे वह अपनी स्वयं की नियमों को समझता है और हृदय जिससे वह अपनी स्वयं की एकांतता महसूस करता है। हमारी संज्ञानात्मक इतिहास के उस प्रारंभिक क्षण में जब हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरे और खुले सवाना में निकले, रात्रि आकाश एक असमझ छत था, ठंडी रोशनी से छितरी काली चादर जो विस्मय और आतंक दोनों जगाती थी।
वे आग के चारों ओर इकट्ठा होते थे, उनकी एकमात्र तकनीक जो शिकारियों और ठंड को दूर रखती थी, और कहानियां सुनाते थे दुनिया को अर्थ देने के लिए जो विशाल और रहस्यमय लगती थी। वे ऊपर देखते थे और देवताओं और राक्षसों को देखते थे, अपनी स्वयं की भय और आशाओं को नक्षत्रों पर प्रोजेक्ट करते हुए, हताशा से संकेत की तलाश में कि कोई या कुछ ऊंचाइयों से उनकी देखभाल करता है। अज्ञानता एक सुरक्षात्मक ढाल थी, लेकिन वह एक जेल भी थी जो हमें अंधविश्वास और अज्ञात के भय से बांधे रखती थी। बहुत समय बाद, परीक्षण और त्रुटि के सहस्राब्दियों के बाद, धैर्यवान अवलोकनों और सटीक गणनाओं के बाद, हम अपनी वास्तविकता की सच्ची प्रकृति समझते हैं। हम समझते हैं कि हम दैवीय नाटक के केंद्र में नहीं, बल्कि एक साधारण सर्पिल आकाशगंगा की परिधि पर हैं, एक मध्य आयु तारे की परिक्रमा करते हुए। हम समझते हैं कि पत्थर की गिरावट को नियंत्रित करने वाले नियम वही हैं जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में रखते हैं, आकाश और पृथ्वी को एक सुंदर भौतिकी में एकीकृत करते हैं। हम खोजते हैं कि हमें बनाने वाला पदार्थ जादुई मिट्टी नहीं, बल्कि तारकीय धूल है जो अकल्पनीय तापमान पर नाभिकीय भट्टियों में पकाई गई ब्रह्मांड को अधिक जटिल रूपों में पुनर्चक्रित करती हुई। यह रहस्योद्घाटन हमें छोटा नहीं करता, बल्कि हमें सब कुछ से अंतरंग रूप से जोड़ता है। अवलोकक और अवलोकित के बीच बाधा मिटाकर हमें प्रकट करता है कि हम शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड चेतना ले रहा है स्वयं का। इस बिंदु पर हमारी चिंतन में यह अनिवार्य है कि हम उन ज्ञान अन्वेषकों के प्रति गहन और ईमानदार कृतज्ञता उठाएं जिन्होंने अंधकार के पर्दे को हटाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, खगोल शास्त्रियों के प्रति जिन्होंने जीवन भर कभी न जाने वाली तारों को कैटलॉग किया, भौतिक सिद्धांतकारों के प्रति जो अदृश्य आयामों और मौलिक शक्तियों की कल्पना करने की हिम्मत की, जीव विज्ञानियों के प्रति जो जीवन के धागे को उसके सूक्ष्म उत्पत्ति तक ट्रेस किया, और असंख्य अनाम शोधकर्ताओं, तकनीशियनों और सपने देखने वालों के प्रति जिनकी अनुशासन, कठोरता और अथक जिज्ञासा ने ईंट दर ईंट आधुनिक विज्ञान की इमारत बनाई, हमें आज खाई को भय के बजाय निश्चितता से देखने की अनुमति देती है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारी एकमात्र आशा है कि हम इस संचित बुद्धि का उपयोग एक दूसरे पर प्रभुत्व के लिए नहीं, बल्कि इस दुर्लभ चेतना ज्वाला की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए करें, कि हमारी साझा नाजुकता की समझ हमें अपने ग्रहीय घर की देखभाल करने के लिए प्रेरित करे उसी श्रद्धा से जिससे हम तारों को देखते हैं, कि हमने विकसित की गई तकनीक चिकित्सा, पुनर्स्थापना और कनेक्शन के लिए सेवा करे, न कि विनाश और विभाजन के लिए। हम आशा करते हैं कि अपनी अस्तित्व की असंभाव्यता को पहचानकर हम अपने जनजातीय प्रवृत्तियों को पार करने की प्रेरणा पाएं और एक अधिक नैतिक, करुणामय और सतत सभ्यता की ओर बढ़े, अपनी किशोरावस्था से जीवित रहने योग्य। कुछ वास्तविकताएं शुद्ध तर्क से परे हैं और मानव आत्मा की सबसे अंतरंग रेशे को छूती हैं, जैसे पूर्ण शांति की अनुभूति जो अपनी तुच्छता को स्वीकार करते हुए आती है तारों भरे आकाश की आइमेंसिडैड के नीचे। यह एक मौन संबंध है, बिना शब्दों की समझ की, हालांकि हमारी जिंदगियां ब्रह्मांडीय रात्रि में संक्षिप्त चमक हैं। हम पदार्थ और ऊर्जा के शाश्वत नृत्य का अभिन्न भाग हैं, संयोग का चमत्कार जो अपनी स्वयं की अस्तित्व पर विस्मित होने का विशेषाधिकार रखता है, और वह स्वयं में पर्याप्त है।